नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल रश्मि लाइट ट्यूटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमने जो एनाटॉमी की सीरीज स्टार्ट करी है उसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ब्लड। आपको याद हो तो ब्लड जो है वो जब हमने टिश्यूज पढ़े थे तो उसके अंदर इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स में हमने देखा था कि ब्लड जो है वो भी क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड जो है वो किस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और वहां पर हमने इसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया था क्योंकि ब्लड जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ब्लड जो है वो हम पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे, इसलिए हमने वहां पर इसे डिस्कस नहीं किया था। तो चलिए जल्दी से बिना देरी किए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड की। तो जो ब्लड का इंट्रोडक्शन है उसके अंदर सबसे पहले फ्लूइड क्या है, एक जो ब्लड है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये बात हम प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हैं। तो जो ब्लड है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका जो पीएच है वो 7.4 होता है। नॉर्मली जो हमारा पीएच लेवल की अगर हम बात करें तो 0, 7 एंड 14। 7 जो वो होता है वो न्यूट्रल होता है। 7 से जितना ज्यादा बढ़ता जाता है ये अल्कलाइन होता है, एंड 7 से जितना बिलो होता है ये एसिडिक होता है। ये तो नॉर्मल बेसिक है जिसके बारे में आप सब लोग जानते हो। और ये जो हम पीएच चेक करते हैं वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लड का पीएच होता है वो 7.4 होता है। दैट मीन्स जो ब्लड है वो क्या होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। क्या होता है, ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन होता है, ठीक है। स्लाइटली अल्कलाइन होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसकी अगर हम कलर की बात करें तो इसका जो कलर है वो रेड कलर, ब्लड का कलर सबको पता है रेड कलर होता है, लेकिन क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हीम पिगमेंट जो है वो पाया जाता है। वो हीम पिगमेंट रेड कलर का होता है, इसलिए ब्लड को ये रेड कलर देता है। अगर हम इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.055 टू 1.065 होती है। इसकी विस्कोसिटी की बात करें यानी कि ये कितना गाढ़ा होता है, तो ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो वाटर की विस्कोसिटी से 3 to 4 टाइम्स ज्यादा होती है। और वो कितनी होती है, 3.5 to 5.4। 3.5 to 5.4 जो है वो इसकी विस्कोसिटी होती है, ठीक है। तो ये तो ब्लड के कुछ की टर्म्स या पॉइंट्स थे कि जो ब्लड है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसके पीएच जो है वो 7.4 होती है, और ये जो है वो इसका कलर जो है वो हीम पिगमेंट की वजह से रेड कलर का होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.055 से 1.065 होती है। और अगर हम इसकी विस्कोसिटी की बात करें तो ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है वाटर विस्कोसिटी से 3 to 4 टाइम्स ज्यादा होती है, और ये कितनी होती है, 3.5 to 5.4 होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ब्लड है उसके फंक्शंस के बारे में। तो ब्लड के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन है इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो देखिए जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं उसको ये किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है। तो आप सबको पता है कि ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। तो जो ब्लड लंग्स के अंदर हार्ट से जा रहा है, हार्ट से लंग्स में जा रहा है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो लंग्स के अंदर जाकर के प्योर होगा, ऑक्सीजन जो है वो कैरी करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में छोड़ देगा, और फिर वो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टारगेटेड टिश्यूज तक पहुंचाएगा। और टारगेटेड टिश्यूज तक पहुंचाने के बाद में वो फिर से लंग्स के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टारगेटेड टिश्यूज तक गया है वहां पर ऑक्सीजन को टिश्यूज एंड सेल्स को दे देगा और उनकी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले लेगा और वापस वो लंग्स तक लाएगा। तो इस तरीके से ये साइकिल जो है वो पूरा चलता रहता है। तो इस तरीके से जो ब्लड होता है वो रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये इसका फर्स्ट मेजर फंक्शन है। सेकेंड हम फंक्शन की बात करें तो एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन कैसे होता है, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, इसी तरीके से जो भी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही है उन सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से क्या होता है, कुछ ना कुछ वेस्ट जनरेट होता है। और वो जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसको कैरी करता है, और कैरी करके जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, देखिए किडनी, लंग्स एंड स्किन।
ये तीनों ऑर्गन जो है वो एक्सक्रीटरी फंक्शन करते हैं। तो हमारा जो ब्लड है वो इम्प्योरिटीज को किसी ना किसी फॉर्म में लेकर के हमारे किडनीज में, लंग्स में और स्किन में लेकर के आता है, और वहां से ये हमारी बॉडी के थ्रू किसी ना किसी रूप में बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दी जाती है। अगर किडनीज तक जा रहा है तो यूरिन के रूप में आएगा, अगर लंग्स तक जा रहा है तो गैसेस के फॉर्म में आएगा, और अगर स्किन में आ रहा है तो वो स्वेटिंग के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में थर्ड फंक्शन जो है वो है हमारा न्यूट्रिशनल फंक्शन। तो देखिए न्यूट्रिशनल फंक्शन की अगर हम बात करें तो हमारा जो जीआई ट्रैक्ट है, हमारा जो जीआई सिस्टम है, वहां पर जो ब्लड सप्लाई हो रही है उसका काम क्या होता है, जो हमारे जीआई ट्रैक्ट में डाइजेशन के थ्रू एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं। सपोज एंड प्रोडक्ट्स में ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेंगे, अमीनो एसिड्स बनेंगे, फैटी एसिड्स बनेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो ग्लिसरॉल्स बनेंगे, तो ये सारे के सारे जो एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन होंगे वो सारे के सारे ब्लड के थ्रू टारगेटेड ऑर्गन्स को दिए जाएंगे, और वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो वापस हमारे एलिमेंट्री ट्रैक्ट में आएगा। देन वहां से वो जो फीसिस के रूप में उस वेस्ट को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर एसिड बेस बैलेंस की। तो देखिए अगर हम एसिड बेस बैलेंस की बात करते हैं तो हमें ब्लड का एक मेजर फंक्शन पता होना चाहिए कि ब्लड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बफर का काम करता है। क्या काम करता है? ब्लड हमारी बॉडी के अंदर बफर का काम करता है। एंड बफर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? बफर्स वो न्यूट्रलाइजिंग एजेंट्स होते हैं जिनके अंदर एसिड डालो तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस को वीक बेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एक जो कांस्टेंट पीएच होती है ब्लड की 7.4, उसको ये मेंटेन करके रखने का काम करते हैं। तो हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए हमारा जो ब्लड है वो एसिड बेस बैलेंस का काम करता है, एसिड और बेस दोनों को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स। देखिए मैंने आपको एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स थी उनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था। तो उसके अंदर हमने एंडोक्राइन के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया था, बट एक्सोक्राइन के बारे में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि वो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, और वो अपने सारे के सारे जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको डायरेक्टली ब्लड के अंदर पोर करती है। ब्लड के अंदर पोर करने के बाद वो टारगेटेड ऑर्गन्स तक जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो हमारा ब्लड है वो हार्मोन्स को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स को टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचाती है, और टारगेटेड ऑर्गन पर जाकर के वो हार्मोन्स अपना फंक्शन दिखाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे ब्लड का एक मेजर फंक्शन है। देन प्रोटेक्शन एंड डिफेंस। प्रोटेक्शन एंड डिफेंस ये कैसे देती है? देखिए हमारे ब्लड के अंदर WBCs होते हैं। ठीक है, और ये जो WBCs होती हैं ये अगेन बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? WBCs जो है ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स, दो टाइप की होती हैं, आगे और डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स RBCs WBCs होती हैं, और अगेन ये फिर से सब डिवाइडेड होती हैं न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो यहाँ पर जितनी भी WBCs होती हैं उनका काम क्या होता है? ब्लड स्ट्रीम में जो भी एंटीजन्स आए हैं या फिर ब्लड स्ट्रीम में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या फंगस अगर कुछ भी आ गया है तो इन सबको ट्रैप करने का काम WBCs करती हैं, और उसको किल करने का काम कौन करती हैं? WBCs करती हैं। एंड कुछ प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज भी होते हैं ब्लड के अंदर जिनको बोला जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। क्या बोला जाता है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोला जाता है। और ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या करते हैं? किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच होकर के उसको एनगल्फ करने का काम करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी अगेन 5 टाइप्स के होते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और अलग अलग तरीके से इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? बॉडी के डिफेंस को मेंटेन करना और बॉडी को प्रोटेक्ट करना आउटर जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनसे। देन नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है वो है टेम्परेचर रेगुलेशन का। तो देखिए टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करता है? हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। अब देखिए जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है? जो हमारा ब्लड है उसका काम क्या होता है कि
अगर हमारी बॉडी में कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा है और हमारी बॉडी में कहीं पर टेम्परेचर कम है, तो ब्लड जो है वो हॉटेस्ट एरिया से कूलेस्ट एरिया की तरफ फ्लो करता है और उस हीट को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करने का काम करता है, उस हीट को फ्लो करने का काम करता है और हमारी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखने का काम करता है। क्योंकि हमारी बॉडी का अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर नहीं रहता है, दैट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई जो है फिजियोलॉजिकल डिस्टरबेंस है, या तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया है या फिर किसी ऑर्गन की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो गई है। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं टेम्परेचर हाई होने के, या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल जो है वो हमारे ब्लड के स्ट्रीम में चला गया है जिसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाता है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने का काम भी ब्लड करता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 24/7 आवर्स जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहता है। देन उसके बाद में वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस जो है आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर 60% वाटर पाया जाता है। कुछ इंट्रासेल्युलर होता है, कुछ एक्स्ट्रा सेल्युलर होता है, ठीक है। और उसमें भी हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे, इंट्रावैस्कुलर, एक्स्ट्रावैस्कुलर, इंट्रासेल्युलर, एक्स्ट्रा सेल्युलर, इंटरस्टिशियल। तो इस तरीके से जितना भी वाटर बैलेंस है वो सारा का सारा हमारे बॉडी के अंदर ब्लड मेंटेन करता है। हमारा ब्लड जो है वाटर बैलेंस में हेल्प करता है और हमारे ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है उसको भी मेंटेन करने में जो वाटर है वो मेन रोल प्ले करता है। अगर ब्लड के अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाएगा तो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। अगर ब्लड के अंदर वाटर बैलेंस नॉर्मल रहेगा तो ब्लड की विस्कोसिटी भी क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी, ठीक है। तो ब्लड की विस्कोसिटी को मेंटेन करने के लिए वाटर चाहिए और वाटर को बैलेंस करने के लिए ब्लड चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कैसे मेंटेन होता है, देखिए हमारे ब्लड के अंदर जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन और भी पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है ब्लड प्लाज्मा में। ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर बनाता है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो ब्लड वेसल्स के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है। एक नॉर्मल प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर होना जरूरी होता है जिसकी वजह से गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज जो है वो कंटिन्यूअसली बना रहे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो हेल्प करता है ताकि ब्लड वेसल्स जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर सकें, ठीक है। देन उसके बाद में हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड की। तो ब्लड की अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो यहाँ पर ब्लड की अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि जो ब्लड सेल्स कॉम्पोजिशन में ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड सेल्स होती है, प्लाज्मा होता है, वाटर होता है एंड सॉलिड होता है। तो अगर हम ब्लड सेल्स में बात करें तो जो ब्लड सेल्स है वो अगेन 3 टाइप्स की होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। एंड जो ब्लड सेल्स होती है वो 45% होती है हमारे अगर ब्लड कंपोजिशन में बात करें तो, एंड 55% इसमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। एंड अगर हम वाटर एंड सॉलिड की बात करें तो 91% वाटर होता है ब्लड के अंदर एंड 9% सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। और वो सॉलिड पार्टिकल्स भी अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक भी की बात करें हम तो सिर्फ 1% ही होता है, और अगर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो 8% होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आप सबको पता है, सोडियम, कैल्शियम क्लोराइड, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे क्या है, बाइकार्बोनेट आयंस, हाइड्रोजन आयंस, ये सारे के सारे क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एंड ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, एंजाइम्स, मेटाबोलाइट्स। इसके मेटाबोलाइट्स दैट मींस जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं लाइक बिलरुबिन, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, ये सारे के सारे क्या हैं, मेटाबोलाइट प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारा का सारा क्या है, ब्लड का कंपोजिशन है। ब्लड का कंपोजिशन के अंदर अब हम जब बात करेंगे तो हम बात करते हैं अब प्लाज्मा की। प्लाज्मा की बात करते हैं यहाँ पर। तो जो प्लाज्मा है वो देखिए, अगर प्लाज्मा की हम बात करें तो जो प्लाज्मा है वो कौन से कलर का होता है, स्लाइटली येलोइश कलर का होता है। यानी कि देखिए अगर हम ब्लड लेते हैं, सपोज हमारे पास ब्लड है एक
कंटेनर के अंदर। अब इस ब्लड के अंदर हमें पता है ब्लड सेल्स है, प्लाज्मा है एंड सीरम है, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखिए अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में, फ्लूइड फॉर्म में अगर आपके पास ब्लड है तो उसमें सबसे भारी जो होती है वो होती है आरबीसीज। अगर आप इस सैंपल को, अगर इस ब्लड सैंपल को आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं, अगर आप इसको सेंट्रीफ्यूज करते तो आप देखेंगे कि नीचे नीचे जो आरबीसीज होती हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि आरबीसीज बड़े लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, आरबीसीज हैवी होती है वेट में, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है। अब जो बाकी का प्रोडक्ट बचता है वो होता है येलो कलर का, स्लाइटली येलोइश क्रीमिश कलर का होता है, और ये जो येलोइश, क्योंकि ये तो रेड कलर का है, स्लाइटली येलोइश और क्रीमिश कलर का जो होगा वो होगा हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा 55% होता है टोटल का। एंड ये जो प्लाज्मा होता है ये, इसके अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो है, ये दोनों ही जो कंपाउंड्स हमने बात करी सॉलिड की, वो पूरा का पूरा प्लाज्मा के अंदर ही रहता है, ठीक है। इसके अंदर ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है वो नहीं होते, सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही इसके अंदर पाए जाते हैं। अब जो येलो प्लाज्मा का पार्ट है, अगर इसमें से भी हम वाटर कंटेंट को अलग कर दें तो हमारे पास प्योर प्लाज्मा बचेगा, और वाटर कंटेंट जो हमारे पास आएगा वो क्या होएगा, सीरम। सीरम जो होता है वो क्लियर लिक्विड होता है। क्या होता है? सीरम जो होता है वो क्लियर लिक्विड होता है। यानी कि अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में ब्लड सेल्स, प्लाज्मा सेल्स एंड सीरम होता है। अगर हम ब्लड में से ब्लड सेल्स को अलग कर दें तो प्लाज्मा बचता है, और प्लाज्मा से भी अगर हम प्लाज्मा सेल्स को या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग कर दें, क्लॉटिंग फैक्टर्स को अलग कर दें, तो बाकी जो हमारे पास अब जो वाटर कंटेंट बचेगा वो क्या कहलाएगा, सीरम कहलाएगा, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। तो जो प्लाज्मा है वो कैसा होता है, येलो लिक्विड कंटेंट होता है। इसके अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लड के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बट ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जब वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं तो बेसिकली ये प्लाज्मा का पार्ट बनाते हैं। तो हमारा जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर देखिए क्या क्या चीजें होती है। इसके अंदर एक तो होता है वाटर 90 से लेकर के 92% तक, एंड डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस होते हैं। जो डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस है वो होते हैं 7 to 8%। इन 7 to 8% सब्सटेंसेस के अंदर हम बात करें तो प्लाज्मा प्रोटीन होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, हार्मोन्स एंड गैसेस होती हैं, ठीक है। अब जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो बेसिकली 3 चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। 2 तो इसमें होते हैं प्रोटीन और बाकी होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो वो 2 प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, एल्ब्यूमिन्स एंड ग्लोबुलिन्स। ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो होता है 4 to 7 ग्राम इन प्लाज्मा, एंड ग्लोबुलिन जो होता है वो 2 to 3 ग्राम इन प्लाज्मा, ठीक है। जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो मोस्ट अबंडेंट का मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखने का काम करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इसी के थ्रू मेंटेन होता है। देन जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो 2 to 3 ग्राम होता है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाने का काम करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाता है। दीज आर प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज इन द ब्लड, और ये अगेन 5 टाइप्स के होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन G, E, M, A, इस तरीके से। एंड ये बनते किससे, लिम्फोसाइट्स से ये बनते हैं। एंड इनका जो काम क्या क्या करते हैं, देखो, ट्रांसपोर्ट सम हार्मोन एंड मिनरल्स, बहुत सारे हार्मोन्स और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम ग्लोबुलिन प्रोटीन करता है। दूसरा, ये थायरोग्लोबुलिन की फॉर्म में थायरोक्सिन हार्मोन को ट्रेवल करवाता है ब्लड के अंदर। यानी कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो ग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ अटैच होगा, देन उसके बाद में वो टारगेटेड ऑर्गन तक जाएगा, थायरोक्सिन वहां जाकर के रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन काम कहाँ करता है, थायराइड ग्लैंड पे। तो जो थायरोग्लोबुलिन है वो बनने के बाद में किस पर टारगेट करता है, थायराइड ग्लैंड पे। वहां जाकर थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज हो जाता है और ग्लोबुलिन फिर से अपनी जगह पर आ जाता है। सेकेंड इसका काम क्या है, ये
ट्रांसफेरिन की फॉर्म में मिनरल्स एंड आयरन्स जो होता है उसको ट्रेवल करवाने का काम करता है। ठीक है, ट्रांसफेरिन की फॉर्म में मिनरल्स एंड आयरन को ट्रेवल करवाता है, थायरोग्लोबुलिन की फॉर्म में थायरोक्सिन को ट्रेवल करवाता है। एंड इसका एक और जो है एक्शन है वो ये है कि ये प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। कैसे? मैक्रोग्लोबुलिन की फॉर्म में। मैक्रोग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रिप्सिन की एक्टिविटी होती है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, तो जो ट्रिप्सिन की एक्टिविटी है उसको डिक्रीज कर देता है, क्योंकि अगर ट्रिप्सिन की एक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी। इसलिए ट्रिप्सिन की एक्टिविटी को जो मैक्रोग्लोबुलिन्स होते हैं वो क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स की। तो देखिए क्लॉटिंग फैक्टर तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, किस सीक्वेंस में होते हैं, लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर्स में भी जो सबसे मेन रोल प्ले करता है या मोस्ट अबंडेंट जो होता है वो होता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ये भी एक टाइप का प्रोटीन है। एंड जब ब्लड से ब्लड सेल्स निकल जाती हैं, देखिए मैं इसको आपको और अच्छे से समझा देती हूँ। जब ब्लड से, सपोज ब्लड है, ब्लड में से अगर ब्लड सेल्स जो हैं वो रिमूव हो गई, माइनस हो गई है, तो ब्लड जो है वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जब इस प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस कर देंगे, क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर देंगे, तो अब ये प्लाज्मा सीरम में कन्वर्ट हो जाएगा। सीरम और प्लाज्मा दोनों की कंपोजिशन सेम होती है, फर्क सिर्फ इतना है कि प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं। जबकि जो ब्लड है उसके अंदर ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, सीरम, क्लॉटिंग फैक्टर सब होता है। लेकिन अगर ब्लड में से आप ब्लड सेल्स रिमूव कर दोगे तो सिर्फ प्लाज्मा बचेगा, और प्लाज्मा में से भी अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल देंगे तो सीरम बचेगा। यानी कि जो ब्लड है, इट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड सेल्स, प्लाज्मा एंड सीरम। इसमें से ब्लड सेल्स निकल गई तो प्लाज्मा प्लस सीरम बचा, और अगर इसमें से भी क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिए तो सिर्फ सीरम बचा। तो जब भी क्लॉटिंग मैकेनिज्म होता है, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लड जो प्लाज्मा है उसमें से सीरम को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, सीरम को रिमूव कर देते हैं। ये हमारे क्लॉटिंग मैकेनिज्म का ही एक पार्ट है जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब उसके बाद में बात करते हैं हम इसके अंदर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो आप लोगों को पता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयंस, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे के सारे क्या हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं? प्लाज्मा के अंदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, जितनी भी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है, सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन करने का काम होता है, ये सारी चीजें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स करते हैं। देन न्यूट्रिएंट्स की बात करें हम, तो जो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या करते हैं? वो न्यूट्रिशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवाने का काम करते हैं। यही काम हमारा ब्लड का है और यही काम हमारे प्लाज्मा का है। ठीक है, उसके बाद में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको भी कैरी प्लाज्मा करता है। क्यों? क्योंकि उसको भी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करना होता है। तो बेसिकली फंक्शन तो ये क्या है? ब्लड का ही है। अब चाहे उसमें वो प्लाज्मा करे या कोई और सेल करे। ठीक है, देन वेस्ट प्रोडक्ट के बाद में जो गैसेस होती हैं, तो हमारे ब्लड के अंदर आप सभी को पता है ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और नाइट्रोजन गैस होती है। तो ये जो गैसेस होती है वो हमारे ब्लड के अंदर ट्रेवल करती है। ऑक्सीजन जो होती है हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में, और जो नाइट्रोजन होता है वो हमारी बॉडी के अंदर एक होम्योस्टेसिस, बैलेंस और मैकेनिज्म को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये तो था हमारे ब्लड का इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसके अंदर हमने देखा कि ब्लड क्या क्या फंक्शन करता है, ब्लड के अंदर कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, और उन सेल्स का हमने फर्दर फंक्शन देखे कि कौन सी सेल क्या काम करती है और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे सेल्यूलर कंटेंट ऑफ द ब्लड। ब्लड के अंदर जो सेल्स पाई जाती है, अब उन सेल्स के बारे में हम एक एक करके जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। तब तक स्टूडेंट्स आप अपना ध्यान रहिए, मस्त रहिए और चैनल पर बने रहिए। जितना हो सके चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड बाय बाय।